जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इस क्लास के 11 यानी कि 10 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज का ये 10वां प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है हमारा वैदिक संस्कृति के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें दे रखा है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। सही कथन हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला कथन क्या है। पहला कथन है 10 राज्य युद्ध परशुनी नदी के तट पर हुआ था। तो ये एकदम कथन सही है। 10 राज्य युद्ध परशुनी नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों, परशुनी नदी का को किस नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के नाम से परशुनी नदी को रावी नदी कहते हैं। अगला कथन है इस काल में अधिकांश लड़ाइयाँ युद्धों का कारण गाय होती थी। क्या होती थी? गाय। तो एकदम सही बात है कि वैदिक काल में यानी कि वैदिक संस्कृति में गायों का महत्व था। जो ये पशु चराते थे तो ये गाय को धन मानते थे, इसलिए इनके पीछे लड़ाई होती थी। अगला है आर्य लोग नगरों में रहते थे। तो ये कथन आपको सरासर गलत लग रहा होगा। आर्य लोग नगरों में नहीं, किस में रहते थे? गाँव में रहते थे। गाँव में आर्य लोग रहते थे, गाँव में रहते थे। तो हमारे उपयुक्त में से केवल 2 और 1 कथन सही है। 1 और 2 कथन सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं और प्रश्न को अच्छे से समझने के प्रयास करते हैं। तो है 10 राज्य युद्ध भरत कुल के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध परशुनी यानी कि रावी नदी, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर हुआ। इसके राजा सुदास की जीत हुई और इस प्रकार आगे चलकर हमारे देश का नाम भारतवर्ष भरत कुल के नाम पर पड़ा। अतः कथन 1 सही होगा। इस काल में गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। क्या मानी जाती? उत्तम धन। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी कि गाय का अन्वेषण। कथन 2 सही है। आर्य लोग नगर में नहीं रहते थे, वे गढ़ या बनाकर मिट्टी के घर बनाकर गांव में रहते थे। तो ये कथन इसलिए कथन 3 सही नहीं होगा। आर्य कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। आर्य कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, ये भी याद रखना। ऋग्वैदिक काल में और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था। तो एकदम सही बात है। ऋग्वेद में राजा का पद जो था वो अनुवांशिक हो गया था। इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठन थे। तो ये भी सही है। ऋग्वैदिक काल में सभा और संगठन दोनों महत्वपूर्ण थे। इस काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थीं। तो ये भी सही है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थीं। इसमें हमारे 2 कथन सही है। और इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था। तो ये भी कथन हमारा सही है। तो इसमें तीनों कथन हमारे सही हैं। जब तीनों कथन सही हैं तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। 1, 2 और 3 सही है। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं और कुछ प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। वह राजा कहलाता था, परंतु उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे। उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, यह अपने राजा को चुनती थी। अतः कथन फर्स्ट सही है। अगला पॉइंट है इसमें ऋग्वेद में कुल के आधार पर बहुत से संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे सभा, समिति, विदत, गढ़। इसमें से सभा और समिति महत्वपूर्ण थे। राजा को इनका समर्थन आवश्यक होता था। अतः कथन 2 भी सही है। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। वे यज्ञ, सभा, विदत में भाग लेती थीं। तो इसलिए कथन भी 3 सही हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही प्रश्न कौन से कथन है वो देखिए। कौन से सही कथन है? तो इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। किसमें? तांबे और
कांसे के अयस्क में होता था। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सही होगा। इस काल में अयस्क शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। इस काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग? चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था। तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसको व्याख्या से समझते हैं। इस काल में तांबे या कांसे के अर्थ में अयस्क शब्द का प्रयोग होता था। उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। आर्य लोग बढ़ई, रथकार, बुनकर और कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं, अतः कथन स्पष्ट सही है। इस काल में हरियाणा में भगवानपुरा नामक स्थल और पंजाब में 3 स्थलों पर चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष पाए गए। इनका काल ऋग्वेद के समकालीन है, अतः कथन 2 भी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है ऋग्वैदिक काल में? तो किस देव की नहीं है? तो पशुपति की संग्रहित नहीं है। पशुपति को नहीं मानते थे। वो किसको नहीं मानते थे? पशुपति को नहीं मानते थे। इंद्र है, वरुण है और मित्र है, इन तीनों को मानते थे, लेकिन पशुपति नहीं थे। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। किन किन की? अग्नि है, इंद्र और वरुण और मित्र। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र को बादल का देवता माना गया है। किसका देवता? बादल का देवता। अग्नि का स्थान दूसरा है। वे लोग मानते थे कि अग्नि में डाले जाने वाली आहुतियां धुआं बनकर आकाश में जाकर अंततः देवताओं को मिल जाती हैं। पशुपति को हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना जाता था। किसका? पशुपति को हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना जाता था, ना कि ऋग्वैदिक काल का। अतः ऋग्वैदिक काल में पशु की स्तुति का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देख लेना, फिर हमसे असत्य कथन पूछा हुआ है, गलत, यानी कि गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं इस बार। इस काल में परिवार पित्रात्मक था। कैसा था? पित्रात्मक था। वैदिक संस्कृति में परिवार कैसा था? पित्रात्मक था। तो एकदम सही बात है। ये पित्रात्मक सत्ता वाला वैदिक संस्कृति पित्रात्मक सत्ता थी। इस काल में बाल विवाह प्रचलन था। तो ये कथन बिल्कुल सरासर गलत होगा। इस काल में बाल विवाह प्रचलन नहीं था। इस काल में उषा अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। उषा और अदितियों की देवियों की पूजा की जाती थी, ये कथन सही है इसमें। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। कौन रखे जाते थे? गुप्तचर रखे जाते। तो ये भी सही है। दोस्तों इसकी प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर तो हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में बाल विवाह दे रखा है जो प्रचलन नहीं था। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। विधवा विवाह का प्रचलन भी था। विधवा विवाह का प्रचलन था, इसलिए कथन भी असत्य होगा। इस काल में रोमन समाज की तरह पितृतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। निरंतर युद्ध होने के कारण लोग हमेशा वीर पुत्रों की कामना करते थे, अतः कथन ये सत्य है। इस काल में अदिति और उषा जो प्रभात समय का प्रतिरूप है की पूजा होती थी, परंतु प्रार्थना में देवताओं की तुलना में प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं था, अतः कथन सी भी हमारा सत्य है। अगला इसमें, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। किसी भी तरह के न्याय के अधिकारी का उल्लेख नहीं है किसमें? ऋग्वेद में। यहाँ समाज विरोधी हरकतों को रोकने तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। न्याय अधिकारी नहीं था, इसलिए गुप्तचर रखे जाते थे। तो ये इसलिए डी कथन हमारा सत्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में मिलान देखा है कि सही सुमेलित पूछा हुआ है। सही सुमेलित देखते हैं। तो वाज्रपति कौन होता था? तो ये चारागाह का प्रधान होता था। एकदम सही मिलान है इसका। कुल्पा की बात करें तो ये परिवार का प्रधान होता था। परिवार का प्रधान कुल्पा होता था। ग्रामीण की बात करें तो ये गांव का प्रधान होता था।
हमारे तीनों सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तीनों सही सुमेलित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े थे। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान क्या कहलाता था? वाज्यपति। याद रखना, चारागाह और वाज्यपति। चारागाह वाज्यपति का प्रधान होता था, वाज्यपति चारागाह का प्रधान होता था। अगला है, परिवारों के प्रधानों को कुलपा कहा जाता था। क्या कहते थे? परिवार के प्रधानों को कुलपा। ग्रामीणी आरंभ में छोटी सी कबायली लड़ाकू टोली का मुखिया होता था। बाद में जब ऐसी टोलियां स्थरवासी हो गई, तब ग्रामीणी सारे गांव का मुखिया हो गया। ग्रामीणी सारे गांव का मुखिया हो गया। तो इसलिए तीनों कथन हमारे साथ होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमसे मिलान पूछा हुआ है, तो इसको चलिए सही सुमेलित कर लेते हैं। तो सही सुमेलित में क्या है? इंद्र। अब यह भी बताया, इंद्र वर्षा के देवता थे। किसके देवता? वर्षा के। वरुण। वरुण किसके देवता थे? जल के देवता। जल के देवता वरुण थे। मारुत। मारुत आंधी के देवता थे। और सोम वनस्पति के देवता थे। सोम किसके देवता थे? वनस्पति के। सोम वनस्पति के देवता थे। तो चलिए मिलान देख लेते हैं इसके, और कूट में देख लेते हैं इसके। कूट क्या दे रखे हैं? ए पर हमारा 4 दे रखा है, तो ए पर 4 ये है, और बी पर 1 दे रखा है, बी पर 1 ये दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। ये दोनों इसका मिलान दे रखा है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार और फिर दोबारा से देख लेते हैं। देखो, इंद्र वर्षा का देवता, वरुण जल का देवता, मारुत आंधी का देवता, सोम वनस्पति का देवता। इन चारों को याद कर लेना, ऐसे ही परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में, तो इस काल में परिवार में केवल माता पिता पुत्र सम्मिलित किए जाते थे। क्या माता पिता पुत्र सम्मिलित किए जाते थे वैदिक संस्कृति में? नहीं। वैदिक संस्कृति में माता पिता पुत्र के अलावा अन्य लोग, जैसे कि दास, परिवार में और लोग हो सकते हैं, दास हो सकते हैं आदि, को भी शामिल किया जाता था। इसलिए पहला कथन हमारा गलत होगा। दूसरा, इस काल में विष शब्द कबीले के अर्थ में प्रयुक्त होता है। विष शब्द कबीले के अर्थ में प्रयोग होता है। कौन सा शब्द है? विष। इसलिए यह कथन हमारा सही होगा। विष का प्रयोग कबीले के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। दूसरा कथन हमारा एकदम सही है, और इसमें हमसे सही कथन पूछा हुआ है। सही कथन पूछा हुआ है, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा, केवल 2। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या? व्याख्या इसकी, ऋग्वेद में परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखना है, ऋग्वेद में परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें माता पिता पुत्र दास, देखो आगे तीनों, माता पिता पुत्र दास आदि के अलावा अन्य और लोग भी आते थे। उस समय पृथक कुटुंबों की स्थापना की दिशा में परिवार संबंधों की विभेदीकरण बहुत अधिक नहीं थी। कुटुंब एक बड़ी सम्मिलित इकाई थी, अतः कथन एक सही नहीं है। ऋग्वेद में कबीले के लिए दूसरा महत्वपूर्ण शब्द क्या था? विष। विष को ही कबीला कहते थे। क्या कहते थे? कबीला का प्रयोग होता था। विष को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। विष शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है, अतः कथन 2 भी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में, फिर हमसे वैदिक संस्कृति के संदर्भ में पूछा हुआ है। यह संस्कृति यही लौकिक थी। कैसी थी? यही लौकिक थी। तो एकदम सही बात है हमारी, ये कथन हमारा सही हो जाएगा। यह संस्कृति यही लौकिक थी। अगला कथन है, इस काल में उपासना की विधि स्तुति पाठ करना, यज्ञ बलि अर्पित करना था। उपासना का मतलब है, अब उपासना का मतलब पूछा है, तो स्तुति पाठ करते थे, यज्ञ भी करते थे, बलि अर्पित करते थे। तो इसलिए हमारा ये दूसरा भी कथन हमारा सही हो जाएगा। दोनों हमारे कथन सही दे रखे हैं और सही कथन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, वैदिक काल के लोग देवताओं की उपासना आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए नहीं करते थे। मुक्ति के लिए नहीं करते थे। वे अपने देवताओं को संतति, पशु, अन्न, धान्य और आरोग्य आदि पाने की कामना करते थे। इस संस्कृति में देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना, यज्ञ बलि अर्पित करना था। इस काल में स्तुति पाठ पर अधिक जोर था।
यह सामूहिक भी था और अलग अलग भी था, अतः कथन 2 सही है। कथन 2 भी सही है, कथन 1 भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में। ये भी प्रश्न हमारा वैदिक संस्कृति के संदर्भ में। तो इसमें वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ये याद रखना है। हमें लास्ट में क्या दे रखा है? असत्य कथन पूछा हुआ है, यानी कि गलत। तो आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था। तो एकदम सही बात है, सिंध और पंजाब क्षेत्र में था, एकदम सही है। इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी। दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी। तो इसलिए ये कथन हमारा गलत होगा, क्योंकि पुरोहित में दक्षिणा में गाय को और दासियां दी जाती थी, भूमि का दान नहीं दिया जाता था। किसका दान नहीं दिया जाता था? भूमि का दान नहीं दिया जाता था, इसलिए गलत होगा ये। पुरोहित को गाय दान में देते थे, दासियों को देते थे, लेकिन भूमि को दान में नहीं दी जाती थी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है, एकदम सही बात है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, तृतीय मंडल में है। इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी, एकदम सही बात है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। इस गलत कथन पूछा हुआ है असत्य, तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट होगा, गलत कथन पूछा हुआ है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है, इस काल में पुरोहितों को दक्षिणा में गाय और दासियां दी जाती थीं। पुरोहितों को दक्षिणा में क्या देते थे? गाय, दासियां दी जाती थी। भूमि दान नहीं होती थी। इस काल में लोग गाय चराने, खेती करने और रहने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, अतः कथन बी असत्य है। अगला पॉइंट है, आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पंजाब, हरियाणा में था, अतः कथन 1 सत्य है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में पुरोहित विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, ये भी बात याद रखना। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्ण व्यवस्था का आरंभ था। व्यवसाय के आधार पर था वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ था, परंतु यह बहुत कट्टर नहीं था। चतुर्थ वर्ण शूद्र कहलाता था। वह ऋग्वेद के अंत में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका वर्णन 10वीं यानी कि 10वें मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया था, अतः कथन डी भी हमारा सत्य है। दोस्तों, ये क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम 21वें नंबर प्रश्न से इसे करेंगे, मैं व्याख्या के सहित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।